तो ये कहानी नाओफोमी नाम के एक ऐसे बंदे की है जिसका कि उसकी लाइफ में कोई भी नहीं होता। वो अपने कमरे में पूरा पूरा दिन पड़ा रहकर बस वीडियो गेम्स ही खेला करता था एंड उसे ऑनलाइन गेम्स खेलने का इतना गंदा चस्का लग चुका था कि ऑनलाइन गेम्स खेलने के चक्कर में उसने अपनी फैमिली की पूरी सेविंग्स को जुए में उड़ा दिया। और जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा तो वो अपना टाइम पास करने के लिए लाइब्रेरी में जाकर बुक्स पढ़ने की सोचता है। नाओफोमी लाइब्रेरी में जाकर एक बुक निकालता है जो कि बाहर से देखने में काफी ज्यादा मिस्टीरियस लग रही होती है एंड जैसे ही नाओफोमी उस बुक को ओपन करता है तो वो देखता है कि उस बुक में 4 कार्डिनल हीरोज के बारे में लिखा होता है। मगर जैसे ही वो बुक के पन्ने पलटता है तो वो देखता है कि 4 कार्डिनल हीरोज में से शील्ड हीरो के पार्ट के पन्ने खाली होते हैं। तभी अचानक से उस बुक में से बहुत तेज रोशनी ग्लो होने लगती है और देखते ही देखते नाओफोमी कुछ सेकंड्स के अंदर दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है। जब नाओफोमी अपनी होश संभालता है तो वो देखता है कि कुछ मेजिस ने उसे दूसरी दुनिया से इस वर्ल्ड में समन कर लिया है और इस वर्ल्ड में सिर्फ नाओफोमी ही टेलीपोर्ट नहीं हुआ था बल्कि उसके साथ 3 और बंदे आए होते हैं जिनमें की रैम जो कि स्वॉर्ड हीरो होता है, मोटोयासु जो कि एक स्पीयर हीरो होता है एंड ये बंदा बहुत घटिया होता है जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। एंड इसके अलावा इत्सुकी जो कि एक बो हीरो होता है। ये सारे लोग दूसरे वर्ल्ड से इस वर्ल्ड में आ चुके होते हैं। वो मेजिस उन 4 कार्डिनल हीरोज को किंग के आगे पेश करते हैं। वो कार्डिनल हीरोज किंग से सवाल करते हैं कि तुमने हमें यहाँ हमारी परमिशन के बिना क्यों बुलाया है। किंग उन सारे हीरोज को बताता है कि हमारे देश पे बहुत ज्यादा बड़ी मुसीबत आने वाली है। उन 4 कार्डिनल हीरोज को किंग के वर्ल्ड को वेव से प्रोटेक्ट करने के लिए बुलाया गया होता है। दरअसल वेव्स एक टाइप के पोर्टल गेट होते हैं जो कि कभी भी अलग अलग जगह पर ओपन हो जाते हैं एंड उनके अंदर से बहुत ज्यादा खतरनाक और ताकतवर मॉन्स्टर्स बाहर निकलते हैं। एंड किंग उनसे कहने लगता है कि अगर तुम 4 कार्डिनल हीरोज ने उन मॉन्स्टर्स पर रोक नहीं लगाई तो वो हमारे देश को खत्म कर देंगे। किंग कहता है कि हम लोग तुमसे ये काम मुफ्त में नहीं करवाएंगे बल्कि इस काम के बदले में तुम्हें काफी ज्यादा पैसा दिया जाएगा। एंड पैसा सुनते ही वो चारों कार्डिनल हीरोज उनके वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। इसके बाद किंग के कहने पर उनके वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स को बुलाया जाता है एंड वो सारे वॉरियर्स अलग अलग कार्डिनल हीरोज की पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। मगर कोई भी नाओफोमी की पार्टी को ज्वाइन नहीं करना चाहता था क्योंकि उन सारे वॉरियर्स को पता होता है कि नाओफोमी जो कि एक शील्ड हीरो है उसके पास कोई भी अटैक करने की काबिलियत नहीं है एंड अगर वो अटैक ही नहीं करेगा तो वो लड़ाई में मारा जाएगा एंड उस वक्त कोई भी अपनी जान को गंवाना नहीं चाहेगा। नाओफोमी अपने आप को कोस ही रहा होता है तभी एक हॉट सी दिखने वाली लड़की जिसका नाम माइन होता है वो नाओफोमी की पार्टी को ज्वाइन करने के लिए कहती है। इसके बाद नाओफोमी सोच रहा होता है कि मेरी किस्मत इतनी बुरी भी नहीं है, पर क्योंकि नाओफोमी की पार्टी में अभी भी सिर्फ एक मेंबर होता है तो किंग बाकी कार्डिनल हीरोज के मुकाबले नाओफोमी को सबसे ज्यादा कॉइंस देता है। जिसके बाद वो लोग अपनी अपनी पार्टीज के साथ एडवेंचर के लिए निकल पड़ते हैं एंड एडवेंचर शुरू होने के बाद नाओफोमी एक फील्ड में आ जाता है जहाँ वो अलग अलग तरह के छोटे मोटे मॉन्स्टर्स को मारकर उनसे मिली हुई कीमती चीजों को अपने पास स्टोर कर रहा होता है जिसकी वजह से उसकी शील्ड का लेवल भी बढ़ रहा होता है। लेकिन जब दिन खत्म हो जाता है तो माइन नाओफोमी को एक ब्लैकस्मिथ के पास लेकर जाती है एंड वहाँ वो नाओफोमी के लिए एक स्पेशल टाइप की स्वॉर्ड बनाने को कहती है। मगर जैसे ही नाओफोमी अपनी स्वॉर्ड को टच करता है उसका होली वेपन शील्ड उस स्वॉर्ड को ब्लॉक कर देता है एंड उसे एक्सेप्ट नहीं करता। अब क्योंकि नाओफोमी स्वॉर्ड तो नहीं चला सकता था तो इसके बदले में माइन नाओफोमी को एक सस्ता सा आर्मर दिला देती है ये कहकर कि तुम्हें तुम्हारी शील्ड भी प्रोटेक्ट करेगी। मगर वो खुद के लिए उस दुकान का सबसे महंगा आर्मर खरीद लेती है एंड वो नाओफोमी से तिरछी नजरों से कहने लगती है कि तुम जैसे चाहो इस आर्मर का दाम मेरे से वसूल सकते हो। और बेचारा नाओफोमी उसको सारे पैसे उस शॉपकीपर को पे करने पड़ते हैं। एंड इसके बाद माइन नाओफोमी को उस शहर के सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट में लेकर जाती है जहाँ पर माइन नाओफोमी को उसके साथ शराब पीने के लिए कहती है एंड इसके साथ साथ वो नाओफोमी को उसके साथ रात बिताने का ऑफर भी देती है। मगर नाओफोमी जो कि एक फट्टू होता है उसे बहुत ज्यादा शर्म आ जाती है एंड वो घबराकर कोई भी बहाना लगा देता है। वो माइन से कहने लगता है कि मेरे बेडरूम में सिर्फ एक ही बेड है तो वहाँ पर सिर्फ मैं ही सो सकता हूँ। एंड ये कहने के बाद वो वहाँ से उठता है एंड अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। एंड रूम में आने के बाद नाओफोमी देखता है कि उसके पास सिर्फ 200 सिल्वर कॉइन्स ही बचे हुए हैं तो वो उन सारे कॉइन्स को अपनी शील्ड के नीचे छुपाकर आराम से बिस्तर पर लेट जाता है। एंड सोते सोते वो अपने अगले एडवेंचर के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है मगर उसे ये नहीं पता होता कि उसके साथ आगे चलकर क्या क्या नहीं होने वाला। एंड अब अगले दिन जब नाओफोमी गहरी नींद से उठता है तो वो देखता है कि उसके कमरे में कुछ तो अलग होता है। एंड जब उसकी नजर अपने आस पास के सामान पर जाती है तो वो देखता है कि उसका सारा सामान अपनी जगह पर नहीं होता, उसका सामान किसी ने चोरी कर लिया होता है। वो चेक करने के लिए माइन के रूम में जाता है एंड उसके दरवाजे को पीटने लगता है मगर तभी कुछ गार्ड्स आकर नाओफोमी को चारों तरफ से घेर लेते हैं एंड वो सारे गार्ड्स नाओफोमी को उठाकर किंग के सामने लाकर पटक देते हैं। उन सारे गार्ड्स ने नाओफोमी की तरफ अपना हथियार पॉइंट किया होता है। तभी नाओफोमी की नजर माइन पर जाती है जो कि उसे देखते ही स्पेयर हीरो को हग कर लेती है एंड वो रोती रोती जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि कल रात नाओफोमी ने मुझे जबरदस्ती शराब पिलाई एंड इसके बाद उसने मेरा गलत फायदा उठाने की कोशिश करी
करी। नाओफोमी ने मेरी इज्जत लूटनी चाहिए। हालांकि मैंने नाओफोमी को रोकने की काफी कोशिश करी, मगर नाओफोमी के सिर पर पता नहीं कैसा जुनून सवार हो रखा था। मगर मैं किसी तरह से अपनी जान को बचाकर मोटोयासु के रूप में भागकर चली आई। अपने ऊपर लगे इतने घिनौने इल्जामों को सुनकर नाओफोमी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। एंड नाओफोमी अपनी सफाई में कहने लगता है कि किंग, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये लड़की सरासर झूठ बोल रही है। मगर तभी नाओफोमी मोटोयासु को वही आर्मर पहना हुआ दिखता है जो कि उसने ब्लैक स्मिथ से माइन को खरीद कर दिया था। एंड जब नाओफोमी मोटोयासु से कहने लगता है कि ये मेरा आर्मर है, तो मोटोयासु नाओफोमी से कहने लगता है कि ये मुझे माइन ने गिफ्ट करा है, ये तुम्हारा कैसे हो सकता है। एंड इसके बाद मोटोयासु शील्ड हीरो के बारे में बहुत खराब बातें करने लगता है कि एक लड़की को छेड़ने के जुर्म में तुम्हारी गर्दन को उड़ा देना चाहिए। बेचारा नाओफोमी इस वक्त हताश होकर अपनी किस्मत को कोसे जा रहा था। एंड वो सोच रहा था कि माइन ने कैसे उसे पहले अपना दोस्त बनाया, अपनी फेक स्माइल से उसे फंसाने की कोशिश करी। एंड इसके बाद वो धीरे धीरे करके मेरे करीब आने लगी। एंड इतना सब कुछ महज उसने सिर्फ मेरे पैसे चुराने के लिए किया। ये सब सोचने के बाद नाओफोमी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। एंड नाओफोमी अपनी जगह से उठकर माइन पर चिल्लाने लगता है। एंड वो सबसे कहने लगता है कि तुम सब आज इसीलिए मेरे खिलाफ हो क्योंकि मैं तुम सबसे वीक हूँ। एंड नाओफोमी रोते रोते किंग से रिक्वेस्ट करने लगता है कि मुझे मेरी दुनिया में वापस भेज दीजिए, मैं अब वापस यहाँ कभी नहीं आऊंगा। लेकिन वो किंग वो भी काफी शातिर होता है। एंड वो नाओफोमी की इस रिक्वेस्ट को मानने से इनकार कर देता है। एंड वो नाओफोमी से ये बहाना लगा देता है कि नए शील्ड हीरो को तभी समन किया जा सकता है जब चारों कार्डिनल हीरोज एक साथ मारे जाएं। तो तुम यहाँ से एस्केप नहीं कर सकते, तुम्हें इस वर्ल्ड में यही रुककर उन वेव से निकलने वाले मॉन्स्टर्स को हराकर हमारी रक्षा करनी होगी। सभी कार्डिनल हीरोज नाओफोमी को बहुत गंदी नजरों से देख रहे होते हैं। ये सब कुछ देखकर नाओफोमी गुस्से से पागल हो जाता है। एंड वो मन ही मन ये ठान लेता है कि वो आगे आने वाली वेव्स से निकले हुए मॉन्स्टर्स को खुद अपने बलबूते पर हराएगा। जिसके बाद वो जोर से झटका मारता है जिसकी वजह से सारे सोल्जर्स दूर गिरते हैं। एंड इतना कहकर नाओफोमी गुस्से में वहां से जाने लगता है। लेकिन जाते जाते नाओफोमी के पास जितने भी पैसे बचे होते हैं वो उन सारे सिक्कों को उस गोल्ड डिगर माइन के मुंह पर दे मारता है। ये देखकर माइन के चेले मोटोयासु को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। एंड जैसे ही मोटोयासु शील्ड हीरो पर अटैक करने ही वाला होता है, शील्ड हीरो उसका हाथ पकड़ लेता है। एंड वो मोटोयासु से कहने लगता है कि मैं तुम जैसे लूजर पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। एंड ये कहकर शील्ड हीरो वहां से चला जाता है। तभी हम एक जासूस को नाओफोमी के ऊपर नजर रखे हुए दिखते हैं। बेचारे नाओफोमी का पैसा, उसकी रिस्पेक्ट, उसका ट्रस्ट एक ही बारी में सबसे उठ चुका था। उसकी सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी थी कि जब भी वो टाउन से गुजरता था तो सभी लोग उसे बहुत डिस्कस्टिंग फेस के साथ देखा करते थे और सभी लोग उसे अवॉइड करने की कोशिश करने लगे थे। और जब नाओफोमी उस ब्लैक स्मिथ के पास जाता है तो वो ब्लैक स्मिथ उसे कॉलर से पकड़कर एक घूसा मारने ही वाला होता है। मगर तभी उस ब्लैक स्मिथ को नाओफोमी की आंखों में एक चमक दिखती है। वो चमक किसी और चीज की नहीं बल्कि नाओफोमी की मासूमियत की होती है, जिसकी वजह से ब्लैक स्मिथ उसे छोड़ देता है। जिसके बाद वो ब्लैक स्मिथ नाओफोमी को एक कपड़ा देता है। एंड नाओफोमी से कहता है कि तुम्हारे पास जब भी पैसे हो तब तुम मेरे पैसे आकर चुका जाना। एंड ये कहने के बाद नाओफोमी अपनी जर्नी के लिए निकल चुका था। वो अपनी जर्नी को अकेले ही शुरू कर चुका था। नाओफोमी फील्ड में एक के बाद एक स्लाइम मॉन्स्टर्स को मारे जा रहा था, मानो वो उन सारे स्लाइम मॉन्स्टर्स पर अपनी फ्रस्ट्रेशन को उतार रहा हो। एंड इतने सारे स्लाइम मॉन्स्टर्स को मारने के बाद उन स्लाइम मॉन्स्टर से नाओफोमी को काफी ज्यादा स्किन और काफी ज्यादा रिसोर्सेज मिल जाते हैं, जिसकी वजह से नाओफोमी का लेवल अप होकर लेवल 2 पहुंच जाता है। एंड अब नाओफोमी उन सारे स्लाइम मॉन्स्टर्स के रिसोर्सेज को लेकर ट्रेड शॉप पर आ जाता है, जहां पर वो एक चालाक मर्चेंट से मिलता है जो कि नाओफोमी की 20 स्लाइम स्किन्स के बदले में उसे सिर्फ एक कॉपर कॉइन देकर उसके साथ धोखा करने की कोशिश करता है। लेकिन नाओफोमी को पता होता है कि ये मेरे साथ स्कैम करने की कोशिश कर रहा है। दूसरे एडवेंचर्स को सेम स्लाइम मॉन्स्टर्स की स्किन के ज्यादा पैसे मिलते हैं, तो बिना वक्त को गवाए वो उस ट्रेडर को कॉलर से पकड़कर उसके मुंह के आगे एक स्लाइम मॉन्स्टर को रख देता है, जिससे वो ट्रेडर काफी ज्यादा घबरा जाता है। एंड वो नाओफोमी को उसके सारे पैसे दे देता है। एंड इसके बाद हमें उसी मर्चेंट को दिखाया जाता है जो कि जब अपनी शॉप पर लौटता है तो उसे 5 कॉपर कॉइन्स मिलते हैं। एंड उस ब्लैक स्मिथ को ये पता चल जाता है कि ये कॉपर कॉइन्स किसी और ने नहीं बल्कि नाओफोमी ने ही उसके लिए रखे होते हैं। नाओफोमी पूरा दिन ट्रेनिंग करता रहता और रात में फील्ड में ही जाकर सो जाया करता था। और फील्ड्स को एक्सप्लोर करने के बाद नाओफोमी को काफी ज्यादा हर्ब्स और काफी ज्यादा मेडिसिन मिलती हैं। और जब वो उन हर्ब्स को अपनी शील्ड के अंदर डालता है तो उसकी एक नई लीफ शील्ड स्किल अनलॉक होती है। एंड ये स्किल उसके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होती है, क्योंकि इस स्किल की हेल्प से वो जिस भी लीफ को टच करता था तो उसके टच करने पर उस लीफ की क्वालिटी बढ़ जाया करती थी। और ऐसे ही नाओफोमी उन सारी हाई क्वालिटी लीव्स को एक फार्मासिस्ट के पास लेकर गया, जहाँ पर नाओफोमी उन लीव्स को काफी ज्यादा महंगे प्राइस में बेचता है। मगर इतने सारे पैसे मिल जाने के बावजूद नाओफोमी खुद के लिए इस शहर का सबसे ज्यादा सस्ता खाना खाता है। और जैसे ही नाओफोमी खाना खाने के बाद रेस्टोरेंट के बाहर आता है तो 3 लोग मिलकर उसे घेर लेते हैं और वो नाओफोमी के पास जो भी कुछ होता है वो उसे मांगने लगते हैं। लेकिन नाओफोमी को गुस्सा आ जाता है एंड वो अपने कोट
कोट के अंदर से एक स्लाइम निकालकर एक बंदे के मुंह पर फेंक देता है। और ये देखकर जब दूसरा बंदा उस पर अपने नाइफ से अटैक करने की कोशिश करता है तो नाओफोमी अपनी शील्ड के हेल्प से उसके नाइफ को ब्लॉक कर देता है। एंड अब नाओफोमी से डरकर वो तीनों लोग वहाँ से भाग जाते हैं। मगर उन तीनों लोगों को पीटने के बावजूद नाओफोमी खुद को काफी ज्यादा कमजोर फील कर रहा होता है। एंड वो सोच रहा होता है कि वो मॉन्स्टर्स को मारे बिना कभी भी पावरफुल नहीं बन पाएगा, तो नाओफोमी को ज्यादा से ज्यादा मॉन्स्टर्स को मारना होगा। मगर नाओफोमी अपनी शील्ड के दम पर कभी भी एक मॉन्स्टर को नहीं मार पाएगा। इन सब बातों को सोच सोच कर नाओफोमी काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। लेकिन तभी नाओफोमी को फ्रस्ट्रेट हुआ देखकर एक एगमैन उसके पास आता है, जो कि नाओफोमी के साथ स्कैम करने की कोशिश करने लगता है। वो नाओफोमी से कहने लगता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक खास प्रपोजल है। वो बंदा नाओफोमी को उसके हाइड आउट पर ले आता है और उसके हाइड आउट में आने के बाद वो मर्चेंट नाओफोमी से कहने लगता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर इसीलिए बुलाया है ताकि मैं कुछ स्लेव्स को तुम्हें ऑफर कर सकूं। मेरे पास काफी ज्यादा स्लेव्स हैं और एक स्लेव कभी भी अपने मास्टर को धोखा या फिर उसके साथ चीट नहीं करेगा, क्योंकि मैंने उन स्लेव्स के ऊपर कर्स लगा दिया है, जिसकी वजह से वो अपने मास्टर की हर एक बात को मानेंगे। एंड उसके हाइड आउट पर नाओफोमी काफी ज्यादा स्लेव मॉन्स्टर्स को दिखता है। मगर तभी उसे एक हताश पड़ी हुई एक डेमी ह्यूमन नजर आती है, जो कि काफी ज्यादा बीमार लग रही होती है। और जब नाओफोमी उस स्लेव को देखने के लिए रुकता है तो वो मर्चेंट नाओफोमी से कहने लगता है कि ये स्लेव हमारी सबसे सस्ती स्लेव है, क्योंकि ये स्लेव दिमागी तौर पर बीमार है और इसके शरीर में भी कुछ खास ताकत नहीं है, क्योंकि इस स्लेव का पुराना मालिक वो इस स्लेव को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया करता था। एंड इसके पुराने मास्टर ने इसे इतना ज्यादा टॉर्चर किया कि जब ये मरने की हालत में हो गई तो उस बंदे ने इसे हमारे पास बेच दिया। ये सब सुनने के बाद नाओफोमी उस स्लेव को बाय करने के लिए कहता है। वो मर्चेंट उस स्लेव के 30 सिल्वर कॉइन्स बताता है एंड नाओफोमी उस स्लेव को बाय कर लेता है। वो मर्चेंट उस स्लेव को अपने रूम पर लेके आता है एंड वो उसके चेस्ट पर एक राउंड कर्स मार्क लगा देता है। एंड जैसे ही वो कर्स मार्क उस स्लेव पर लगता है, नाओफोमी को उसके स्टैट्स अपनी शील्ड के साथ शो होने लगते हैं। लेकिन जाते जाते नाओफोमी उस स्लेव का उससे नाम पूछता है एंड उस पर चिल्लाने लगता है कि तुम बार बार खांसना बंद करो, ये मुझे पसंद नहीं। जिसके बाद वो स्लेव अपना नाम रेफ्टालिया बताती है। नाओफोमी रेफ्टालिया को फोर्सफुली बाजू से पकड़ता है एंड उसको रगड़ते हुए अपने साथ लेकर जाने लगता है। एंड जब नाओफोमी वहाँ से चला जाता है तो वो ट्रेडर ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि नाओफोमी ने इतने सारे स्लेव्स में से इस बीमार स्लेव को ही क्यों चूज करा। एंड उस स्लेव को लेकर नाओफोमी उस ब्लैकस्मिथ की दुकान पर आ जाता है। वो उस ब्लैकस्मिथ को 6 सिल्वर कॉइन्स देकर रेफ्टालिया के लिए एक वेपन लाने को कहता है जिसे रेफ्टालिया चला सके। वो ब्लैकस्मिथ रेफ्टालिया के लिए एक हथियार लेकर आता है। तभी नाओफोमी अपने कोट के अंदर से एक स्लाइम बाहर निकालता है एंड रेफ्टालिया को उस स्लाइम पर हमला करने के लिए कहता है। लेकिन रेफ्टालिया उस स्लाइम को मारने में काफी ज्यादा घबरा रही होती है एंड वो नाओफोमी से उसे मारने से मना कर देती है। ये देखकर नाओफोमी को अच्छा नहीं लगता एंड वो उसके कर्स मार्क को एक्टिवेट कर देता है, जिससे रेफ्टालिया को बिजली जैसे झटके महसूस होने लगते हैं। एंड इतने सारे झटकों को महसूस करके रेफ्टालिया बिना कुछ सोचे अपना चाकू लेकर उस स्लाइम पर मार देती है। मगर रेफ्टालिया इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी होती है कि उसके हमले का उस स्लाइम पर बेयरली कोई असर पड़ता है। नाओफोमी उसे और पुश करने लगता है एंड एक बार और ट्राई करने के लिए कहता है। अब रेफ्टालिया एक बार फिर से उस स्लाइम को मारने के लिए आगे बढ़ती है एंड इस बार फाइनली रेफ्टालिया उस स्लाइम मॉन्स्टर को बीच में से फाड़ देती है, जिसकी वजह से रेफ्टालिया को कुछ एक्सपी पॉइंट्स भी मिलते हैं। एंड ये सब करने के बाद रेफ्टालिया फ्लोर पर बैठ जाती है, जिसके बाद वो रेफ्टालिया को लेकर एक खाने की दुकान पर आ जाता है, जहाँ पर नाओफोमी खुद के लिए उस रेस्टोरेंट का सबसे सस्ता खाना मंगवाता है। तभी रेफ्टालिया का ध्यान एक बच्चे पर जाता है जो कि काफी अच्छा फूड खा रहा होता है एंड इसीलिए नाओफोमी रेफ्टालिया के लिए वही सेम फूड ऑर्डर करता है जो कि वो बच्चा खा रहा होता है, क्योंकि नाओफोमी को पता होता है कि रेफ्टालिया को यह खाना काफी पसंद आ रहा है। एंड जब वो खाना रेफ्टालिया के सामने आ जाता है तो रेफ्टालिया की आंखें चमक उठती हैं, क्योंकि उसे कभी नहीं लगा था कि कोई रेफ्टालिया के साथ इतना अच्छा व्यवहार भी कर सकता है। एंड जैसे ही रेफ्टालिया खाने का एक निवाला अपने मुंह में डालती है, उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं एंड उसे देखकर नाओफोमी भी खाना खाने लगता है। एंड इसके बाद वो पूरा दिन फील्ड में आकर प्रैक्टिस करने लगते हैं, जहाँ पर रेफ्टालिया एक बार फिर से स्लाइम्स को फोड़ रही होती है। एंड जब वो लोग फाइनली अपनी ट्रेनिंग को खत्म कर देते हैं, नाओफोमी की शील्ड लेवल अप होने लगती है। तभी रेफ्टालिया नाओफोमी से उसके बारे में पूछती है। नाओफोमी कहता है कि मैं 4 कार्डिनल हीरोज में से एक हूँ एंड मेरा नाम शील्ड हीरो है। एंड ये वर्ड सुनने के बाद रेफ्टालिया को अपना बचपन याद आता है, जब उसके मॉम और डैड जिंदा हुआ करते थे। उसके मॉम और डैड ने एक बार रेफ्टालिया से उसके फेवरेट हीरो के बारे में पूछा था एंड जब रेफ्टालिया ने ये कहा कि शील्ड हीरो उसे सबसे ज्यादा पसंद है, तो उसके मॉम और डैड काफी ज्यादा खुश हुए थे, क्योंकि शील्ड हीरो ही एक ऐसा हीरो था जो कि डेमी ह्यूमंस को बहुत अच्छे से ट्रीट करा करता था। रेफ्टालिया अब उससे उसका नाम पूछती है एंड वो अपना नाम उसे नाओफोमी बताता है। साथ ही में वो लीफ शील्ड का इस्तेमाल करके रेफ्टालिया के लिए कुछ मेडिसिन्स बनाता है एंड नाओफोमी उन मेडिसिन्स को रेफ्टालिया को देकर कहता है कि इन मेडिसिन्स को तुम अपने घावों
घावों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल कर सकती हो। एंड हमें ये रेफ्टालिया के फेस से ही पता चल रहा होता है कि रेफ्टालिया को ये मेडिसिन कितनी ज्यादा पसंद आई होंगी। एंड जब रात में वो लोग सो रहे होते हैं तब रेफ्टालिया को एक सपना आता है जहाँ पर उसके मॉम और डैड रेफ्टालिया को एक 3 मुंह वाले कुत्ते से प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। एंड जब उनके सामने कोई रास्ता नहीं होता तो वो रेफ्टालिया को बचाने के लिए उसे ओशन में फेंक देते हैं। एंड वो मॉन्स्टर उन दोनों को खत्म कर देता है। एंड जैसे ही वो सपना खुलता है तो रेफ्टालिया जोर जोर से अपने मॉम और डैड के लिए चिल्लाने लगती है। ये देखकर नाओफोमी रेफ्टालिया को शांत करवाने की कोशिश करता है। वो उसे अपनी बाहों में भरकर उसे गले से लगा लेता है। एंड अगले दिन जब नाओफोमी एक फार्मासिस्ट की शॉप पर जाता है तो वो फार्मासिस्ट नाओफोमी से कहने लगता है कि हर्ब्स के कम पैसे मिलते हैं एंड तुम मेडिसिन्स को बेचकर और ज्यादा पैसे कमा सकते हो। तो नाओफोमी उस फार्मासिस्ट से मेडिसिन्स बनाने के लिए कुछ टूल्स उधार ले लेता है। एंड दोपहर के वक्त रेफ्टालिया कुछ बच्चों को बॉल से खेलते हुए देखती है। मगर जब नाओफोमी रेफ्टालिया से पूछता है कि क्या तुम्हें भी बॉल चाहिए तो रेफ्टालिया नाओफोमी को मना करने लगती है। मगर नाओफोमी को रेफ्टालिया की हिलती हुई पूंछ नजर आ जाती है जिससे उसे पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रही है। इसीलिए नाओफोमी रेफ्टालिया को एक बॉल खरीद कर दे देता है। एंड रात होने से पहले नाओफोमी एक होटल में रूम खरीदने के लिए जाता है। मगर शील्ड हीरो को देखकर वो मर्चेंट हेजिटेट करने लगता है जिससे नाओफोमी को गुस्सा आ जाता है। एंड वो उस मर्चेंट को एक बार फिर से थ्रेटन कर देता है। ऐसे ही नाओफोमी और रेफ्टालिया को एक साथ काफी ज्यादा दिन बीत जाते हैं। नाओफोमी रेफ्टालिया का अच्छे से ख्याल रख रहा होता है, उसे टाइम टाइम पर मेडिसिन्स दे रहा होता है, उसका अच्छे से ख्याल रख रहा होता है। एंड ट्रेनिंग करते करते नाओफोमी को एक रैबिट दिखता है तो नाओफोमी रेफ्टालिया को उस पर स्टैब करने के लिए कहता है। लेकिन रेफ्टालिया नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से बेचारे रैबिट का खून निकले। एंड इसीलिए वो नाओफोमी के मुंह पर मना कर देती है जिससे उसका कर्स एक्टिवेट हो जाता है एंड उसे फिर से एक बार बिजली का झटका लगता है। जिसके बाद नाओफोमी रेफ्टालिया से कहता है कि मैं भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा अगर तुम यही सब करती रही तो, क्योंकि जल्दी ही इस दुनिया पर वेव्स आने वाली हैं। जैसे ही रेफ्टालिया वेव्स का नाम सुनती है एंड रेफ्टालिया को जब ये पता चलता है कि नाओफोमी वेव से निकलने वाले मॉन्स्टर से अकेला फाइट करना चाहता है तो रेफ्टालिया जोश में आ जाती है। एंड वो थोड़ी हिम्मत करके अपने चाकू से उस रैबिट की तरफ बढ़ती है एंड उस रैबिट को स्टैब करके उसका काम तमाम कर देती है। एंड ऐसा करने के बाद रेफ्टालिया कहने लगती है कि मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगी, पर तुम मुझे कभी छोड़ के मत जाना। उसी शाम को नाओफोमी रेफ्टालिया के लिए एक बड़ी स्वॉर्ड खरीदने का डिसाइड करता है जिससे रेफ्टालिया आगे आने वाले बड़े मॉन्स्टर्स का इजीली सामना कर पाए। ये सुनने के बाद वो ब्लैक स्मिथ रेफ्टालिया के लिए एक आयरन स्वॉर्ड दिखाता है जो कि रेफ्टालिया के साइज के हिसाब से परफेक्ट होती है। लेकिन उस स्वॉर्ड का दाम इतना ज्यादा होता है कि नाओफोमी को रियलाइज हो जाता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी ही वो सड़कों पर आ जाएगा। तो नाओफोमी उस ब्लैक स्मिथ से यहाँ नजदीक कोई पैसा कमाने का सोर्स पूछता है। नाओफोमी के उस फेस को देखकर उस ब्लैक स्मिथ को भी दया आ जाती है और वो ब्लैक स्मिथ नाओफोमी को एक पास ही के विलेज के बारे में बताता है। एंड जब वो लोग फाइनली उस विलेज में पहुंचते हैं तो नाओफोमी एक मर्चेंट को उसके रैबिट की स्किन को बेचने का डिसाइड करता है। एंड स्किन को बेचने के बाद नाओफोमी उस मर्चेंट से नजदीकी गोल्ड माइन का रास्ता पूछता है। वो मर्चेंट नाओफोमी को बताता है कि नजदीक में ही एक कोयले की खदान है जहाँ से उसे कुछ कीमती चीजें मिल सकती हैं जिन्हें बेचकर वो काफी ज्यादा अच्छा पैसा कमा सकते। जिसके बाद नाओफोमी एक बार्न के अंदर रेस्ट करने के लिए पहुंच जाता है जहाँ पर वो अपनी शील्ड को निकालकर अपने स्टैट्स को चेक करने लगता है। नाओफोमी देखता है कि उसकी शील्ड काफी इंप्रेसिव लेवल पर पहुंच चुकी है एंड उसके पास एक न्यू एबिलिटी भी अनलॉक हो चुकी है। जिसके बाद नाओफोमी अपनी न्यू एबिलिटी को अवेकन कर लेता है एंड उस स्किल के अवेकन करते ही नाओफोमी की शील्ड ट्रांसफॉर्म होकर एक रोप शील्ड में बदल जाती है। जिसके बाद नाओफोमी उस शील्ड के इफेक्ट्स का इस्तेमाल करके एयर स्ट्राइक शील्ड का इस्तेमाल करता है जो कि दिखने में बहुत ज्यादा कूल लग रही होती है। लेकिन जब रेफ्टालिया नाओफोमी के उस बार्न के अंदर आती है तो नाओफोमी ऐसे रिएक्ट करता है कि जैसे वो इस स्किल से काफी इंप्रेस नहीं हुआ एंड वो उससे कहने लगता है कि हमें इस जगह को जल्दी छोड़कर जाना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि नाओफोमी एंड रेफ्टालिया एक टनल से होते हुए कहीं जा रहे होते हैं। लेकिन रेफ्टालिया के मन में ये खिचड़ी पक रही होती है कि वो नाओफोमी को क्या कहकर बुलाए। लेकिन नाओफोमी कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें जो बुलाना है तुम वो बुला सकती हो। एंड चलते चलते वो केव के बहुत ज्यादा अंदर आ जाते हैं जहाँ पर वो एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन्हें बहुत सारे क्रिस्टल्स नजर आते हैं। एंड बिना वक्त को गवाए नाओफोमी अपने हथौड़े से उन क्रिस्टल्स को तोड़ना शुरू कर देता है। अभी उसने कुछ क्रिस्टल्स तोड़े ही होते हैं तभी वो रेफ्टालिया को नोटिस करता है जो कि डर के मारे कांप रही होती है एंड एक कोने में जाकर बैठ चुकी होती है। तभी नाओफोमी भी ये नोटिस करता है कि उनकी आंखों के सामने एक 2 हेडेड मॉन्स्टर आ जाता है। एंड वैसे तो रेफ्टालिया इन मॉन्स्टर से ज्यादा डरती नहीं, मगर ये मॉन्स्टर वही होता है जो कि रेफ्टालिया के सपने में आया करता था एंड जिसने रेफ्टालिया के मदर एंड फादर को मारा था। एंड अब रेफ्टालिया को अपने मॉम और डैड की कंटिन्यूअसली मेमोरीज आने लगती हैं जिसकी वजह से रेफ्टालिया फ्रीज हो जाती है एंड वो पैरालाइज हो जाती है। एंड रेफ्टालिया को पैरालाइज देखकर वो मॉन्स्टर रेफ्टालिया को काफी इजी शिकार समझते हैं एंड जैसे ही वो
रेफ्टालिया पर हमला करने ही वाले होते हैं तो ऐन मौके पर नाओफोमी आकर रेफ्टालिया को वहां से उठाता है एंड उसे लेकर पानी में छलांग मार देता है। एंड अब पहाड़ से ऊपर जाने के लिए जब रेफ्टालिया एंड नाओफोमी क्लाइंब कर रहे होते हैं तो रेफ्टालिया नाओफोमी से कहती है कि ये मॉन्स्टर सेम वही मॉन्स्टर है जिसने कि मेरी मॉम और डैड को मार दिया था। एंड तब नाओफोमी को ये रियलाइज होता है कि आखिरकार रेफ्टालिया सपने में क्या देखकर रोया करती थी। अभी उन लोगों ने चढ़ना शुरू ही किया होता है तभी एक बीस्ट आकर उनके सामने खड़ा हो जाता है। एंड नाओफोमी रियलाइज करता है कि ये लेवल 15 का मॉन्स्टर है। एंड उस मॉन्स्टर को देखने के बाद नाओफोमी रेफ्टालिया से कहने लगता है कि ये सही मौका होगा तुम्हारे मॉम और डैड की मौत का बदला लेने का। और इतना कहने के बाद नाओफोमी उस मॉन्स्टर पर हमला कर देता है। लेकिन जैसे ही नाओफोमी अपनी शील्ड की हेल्प से उस मॉन्स्टर पर हमला करता है तो नाओफोमी उसके एक सिर को तो ब्लॉक कर लेता है मगर उस मॉन्स्टर का दूसरा हेड नाओफोमी के शोल्डर पर काट लेता है। नाओफोमी को ये रियलाइज हो चुका था कि अब उसकी मौत पक्की है एंड वो इस मॉन्स्टर से शील्ड के दम पर तो कभी नहीं जीत पाएगा। इसीलिए वो रेफ्टालिया को बार बार आवाज लगाने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर को देखकर रेफ्टालिया एक बार फिर से पैरालाइज हो चुकी थी। इस दौरान उसका कर्स मार्क उसे बेहिसाब दर्द भी दे रहा होता है लेकिन वो फिर भी हिल नहीं पा रही होती। और जब नाओफोमी को समझ आ चुका था कि रेफ्टालिया उसकी हेल्प नहीं करने वाली और मेरे साथ अगर ये रही तो ये भी मारी जाएगी तो नाओफोमी रेफ्टालिया को वहाँ से भागने के लिए कहता है इससे पहले कि वो मॉन्स्टर रेफ्टालिया को भी मार दे। नाओफोमी के मन में ये ख्याल होता है कि अगर मैं मारा जाऊंगा तो रेफ्टालिया कर्स से फाइनली आजाद हो जाएगी। दूसरी तरफ रेफ्टालिया के माइंड में ये आ रहा होता है कि कैसे उसके पेरेंट्स मारे गए एंड कैसे नाओफोमी ने उसकी जान बचाई, उसका अच्छे से ध्यान रखा। एंड अगर नाओफोमी मारा गया तो रेफ्टालिया को पूरी जिंदगी अकेले रहना पड़ेगा एंड उसे अपनी पूरी लाइफ रिग्रेट में बितानी पड़ेगी। ये सोचकर उसकी पैरालाइजेशन फाइनली एंड हो जाती है। रेफ्टालिया अपना कदम आगे बढ़ाती है एंड उस मॉन्स्टर के सिर पर हमला करके उसके सिर को अलग कर देती है। एंड ये करने के बाद जैसे ही उस मॉन्स्टर की नजर रेफ्टालिया पर जाती है एंड वो मॉन्स्टर जैसे ही रेफ्टालिया को खाने वाला होता है नाओफोमी अपनी शील्ड का इस्तेमाल करके प्रोटेक्शन बैरियर क्रिएट कर देता है जिससे उस मॉन्स्टर का ध्यान भटक जाता है। एंड ध्यान भटकते ही रेफ्टालिया अपनी स्वॉर्ड से उसके हार्ट पर हमला कर देती है। उसकी तलवार उस मॉन्स्टर के दिल के अंदर घुस चुकी होती है जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर एक ही बारी में खत्म हो जाता है। एंड जैसे ही वो मॉन्स्टर खत्म होता है रेफ्टालिया की बहुत ज्यादा एक्सपी इंक्रीज होती है मगर रेफ्टालिया को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं होता। वो नाओफोमी को ठीक ठाक देखना चाहती थी इसीलिए वो भाग कर जाती है एंड नाओफोमी को गले से लगा लेती है एंड वो नाओफोमी को उसके नाम से बुलाकर रोने लगती है। ऐसे ही करके कुछ और दिन बीत जाते हैं एंड इन दिनों नाओफोमी की काफी ज्यादा स्किल्स और एबिलिटीज अनलॉक होती हैं एंड वेव्स के आने का टाइम भी नजदीक होता है तो नाओफोमी को लगता है कि अब उन्हें उनके इक्विपमेंट्स अपग्रेड कर लेनी चाहिए। लेकिन जैसे ही नाओफोमी रेफ्टालिया को लेकर उसी ब्लैकस्मिथ के पास आता है तो वो ब्लैकस्मिथ रेफ्टालिया को देखकर हैरान हो जाता है कि कुछ हफ्ते पहले रेफ्टालिया एक छोटी सी बच्ची हुआ करती थी मगर अब वो एक हॉट डेमी ह्यूमन बन चुकी है। मगर नाओफोमी को रेफ्टालिया के अंदर ऐसा कोई भी चेंज नजर नहीं आता। उसे रेफ्टालिया पहले जैसी ही लग रही होती है एंड थोड़ा दिमाग लगाने पर नाओफोमी को सब समझ आ जाता है कि कैसे विलेज के कुछ लोग रेफ्टालिया के साथ फ्लर्ट करने के लिए उसे सब्जियां तक फ्री में दे दिया करते थे। लेकिन अपनी इतनी तारीफ सुनने के बाद रेफ्टालिया उस ब्लैकस्मिथ पर ही भड़क जाती है कि हम यहाँ पर नाओफोमी के लिए आर्मर खरीदने आए हैं तो हमें एक अच्छा सा आर्मर दिखाइए क्योंकि एक बार नाओफोमी को एक मॉन्स्टर ने जख्मी कर दिया था जिसके बाद रेफ्टालिया ने ये ठान लिया था कि अब से नाओफोमी की रक्षा करना उसका कर्तव्य है। जिस पर वो ब्लैकस्मिथ कहता है कि मेरे पास एक स्पेशल आर्मर तो नहीं है मगर मैं नाओफोमी के लिए उसके साइज का एक स्पेशल आर्मर बना सकता हूँ जिसे कि सिर्फ वही पहन सकता है। एंड उसी रात को नाओफोमी एक रेस्टोरेंट में आकर रेफ्टालिया के लिए फिर से वही किड्स लंच ऑर्डर करता है लेकिन रेफ्टालिया इस पर भी भड़क जाती है एंड वो कहने लगती है कि मैं बच्चों वाला खाना नहीं खाऊंगी, मैं वही खाना खाऊंगी जो बड़े लोग खाते हैं क्योंकि बड़ों का खाना थोड़ा सस्ता होता है एंड किड्स वाला खाना थोड़ा महंगा होता है। एंड अगले दिन नाओफोमी का वो बारबेरियन आर्मर बनकर रेडी हो जाता है एंड जब वो उस आर्मर को पहनकर सड़कों पर निकलता है तो वो देखता है कि उसे देखने के लिए काफी लोग जमा हो चुके हैं मगर ये लोग नाओफोमी को देखने के लिए इकट्ठा नहीं हुए होते बल्कि ये लोग तो वेव्स की वजह से डर कर इकट्ठा हुए होते हैं। लेकिन नाओफोमी को एग्जैक्ट टाइम नहीं पता होता कि कब जैसे वेव्स आने वाली हैं तो वो ब्लैकस्मिथ नाओफोमी से सिटी जाने को कहता है। वो बताता है कि वहाँ पर तुम्हें एक आर ग्लास मिलेगा जो कि तुम्हें डायरेक्ट वहीं टेलीपोर्ट कर देगा जहाँ पर वेव्स आने वाली हैं। एंड ये सुनने के बाद नाओफोमी उसी शाम को चर्च के लिए निकल जाता है एंड चर्च पहुंचने के बाद जैसे ही वो आर ग्लास के नजदीक खड़ा होता है उसकी शील्ड के अंदर से एक बहुत तेज लाइट निकलने लगती है एंड उस आर ग्लास में काउंटडाउन हो रहा होता है जिससे नाओफोमी को पता चल चुका था कि उसी दिन वेव्स आने वाली हैं। जिसके बाद वहाँ पर और भी कार्डिनल हीरोज आ जाते हैं। तभी हम लोग मोटोयासु को देखते हैं जो कि नाओफोमी को देखकर हैरान हो जाता है एंड वो नाओफोमी का मजाक उड़ाने लगता है कि कैसे इसे किंग ने धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। लेकिन रेफ्टालिया भी उनके साथ होती है इसीलिए नाओफोमी उनको इग्नोर करके वहाँ से निकलने
खेलने की सोचता है, मगर वो देखता है कि मोटोयासु रेफ्टालिया के पास जाकर उसे लाइन मारने लगता है, जिसके साथ साथ मोटोयासु रेफ्टालिया से कहने लगता है कि नाओफोमी से दूर रहना, ये एक चोर है एंड इसने एक लड़की की इज्जत लूटनी भी चाहिए। अपने बारे में ये सब बातें सुनने के बाद नाओफोमी उसके ठीक सामने आकर खड़ा हो जाता है। नाओफोमी गुस्से से बिल्कुल लाल हो चुका था, वो उसके दांत तोड़ने ही वाला होता है, मगर फिर नाओफोमी खुद को शांत करवा लेता है एंड रेफ्टालिया को लेकर वहाँ से निकल जाता है। उसी रात को रेफ्टालिया नाओफोमी से मोटोयासु एंड बाकी कार्डिनल हीरोज के बारे में पूछती है कि उन लोगों के बीच में आखिर हुआ क्या है, लेकिन नाओफोमी रेफ्टालिया से कहता है कि तुम अपने काम पर ध्यान दो और जो मैं तुम्हें कहूंगा तुम वही करोगी। एंड इसके अगले दिन हम देखते हैं कि सुबह सुबह उस किंगडम के सारे वॉरियर्स वेव से लड़ने के लिए रेडी हो गए थे। रेफ्टालिया नाओफोमी से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ फाइट में तब तक लड़ूंगी जब तक मेरी जान नहीं चली जाएगी। एंड तभी हम देखते हैं कि उस आरग्लास की सारी रेत खत्म हो जाती है। तभी आसमान का कलर चेंज होकर रेड होने लगता है एंड वो सारे कार्डिनल हीरोज एंड रेफ्टालिया वहाँ से टेलीपोर्ट होकर एक विलेज में आ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें आसमान में काफी ज्यादा पोर्टल्स नजर आने लगते हैं। एंड देखते ही देखते उन वेव्स के अंदर से मॉन्स्टर्स निकलकर उस शहर पर हमला करने लगते हैं। मगर तभी रेफ्टालिया नाओफोमी से कहती है कि ये सारे मॉन्स्टर्स उसी विलेज की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पर हम कुछ हफ्ते पहले गए थे एंड वहाँ पर कोई भी कार्डिनल हीरोज नहीं है एंड ऐसे तो वो सारे विलेजर्स मॉन्स्टर से मारे जाएंगे। ये सुनकर नाओफोमी तुरंत उस विलेज की तरफ जाने का फैसला करता है, मगर इससे पहले नाओफोमी उस विलेज में पहुंचता ज़ॉम्बी मॉन्स्टर्स ऑलरेडी उस विलेज में पहुंच चुके होते हैं एंड वो विलेजर्स को मारना शुरू कर चुके होते हैं। वो ज़ॉम्बी मॉन्स्टर एक बंदे को मारने ही वाला होता है, मगर एन मौके पर नाओफोमी आकर उसकी जान बचा लेता है एंड रेफ्टालिया उसे बीच में से काट देती है। बिना वक्त को गवाए नाओफोमी रेफ्टालिया से उन सारे विलेजर्स को एक जगह इकट्ठा करने को कहता है, जिसके बाद एक और ज़ॉम्बी उन विलेजर्स पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर नाओफोमी उसे अपनी शील्ड की हेल्प से रोककर उसे एक पंच करता है, मगर उसके पंच का उस ज़ॉम्बी मॉन्स्टर पर कोई इंपैक्ट नहीं होता। एंड जब नाओफोमी को लगता है कि सिचुएशन उसके कंट्रोल से बाहर जा रही है, तो वो सारे विलेजर्स से कहने लगता है कि तुम्हें ये विलेज छोड़कर यहाँ से जाना होगा। ये कहने के साथ साथ नाओफोमी कुछ विलेजर्स को अपने शील्ड बैरियर्स और अपनी शील्ड की हेल्प से प्रोटेक्ट भी कर रहा होता है। एंड अब नाओफोमी के दिमाग में एक आइडिया आता है। नाओफोमी उन सारे मॉन्स्टर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचता है एंड खुद आगे आगे भागने लगता है। वो सारे मॉन्स्टर्स नाओफोमी के पीछे पीछे आ रहे होते हैं, मगर भागते भागते नाओफोमी के दिमाग में ये ख्याल भी आ रहा होता है कि जिस वर्ल्ड ने उसे इतना कुछ सुना दिया, जिसने उसकी कोई इज्जत नहीं की, वो आखिर इस वर्ल्ड के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहा है। नाओफोमी इतना सब कुछ सोच ही रहा होता है, तभी उसे एक टावर नजर आता है और बिना वक्त को गवाए नाओफोमी एक ज़ॉम्बी के ऊपर से जंप करता है एंड टावर के ऊपर चढ़ जाता है। एंड जब वो फाइनली टावर पर चढ़ जाता है तो सारे मॉन्स्टर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए वो बेल बजाने लगता है एंड जैसे ही वो मॉन्स्टर्स टावर के ऊपर चढ़ने लगते हैं, नाओफोमी उस टावर पर पेट्रोल फेंकने लगता है एंड ऑयल फेंककर वो उस पर मार्चिस की तीली फेंककर उस टावर के ऊपर से छलांग लगा देता है, मगर उसकी लैंडिंग सेफ नहीं होती क्योंकि उसकी रस्सी फंस चुकी होती है एंड वो बहुत बुरी तरह से नीचे गिरता है एंड उसकी आंखों के सामने पूरा टावर जल जाता है एंड वो जमीन पर गिर जाता है। एंड नाओफोमी की इतनी सारी हिम्मत को देखकर उन विलेजर्स के अंदर भी मोटिवेशन आ जाती है एंड वो नाओफोमी के साथ खड़े होकर उन मॉन्स्टर्स के खिलाफ फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। वो लोग काफी ज्यादा मोटिवेट हो ही रहे थे कि तभी एक जाइंट ज़ॉम्बी आकर उनका खेल खत्म करने की कोशिश करता है, मगर कार्डिनल हीरो नाओफोमी उस ज़ॉम्बी के अटैक को रोक लेता है। वो ज़ॉम्बी मॉन्स्टर काफी बड़ा होता है एंड नाओफोमी भी उसका सामना अकेले नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो विलेजर्स को वहाँ से भागने के लिए कहता है। मगर तभी वहाँ पर एंट्री होती है रेफ्टालिया की एंड वो दोनों रेफ्टालिया और नाओफोमी उस मॉन्स्टर को मिलकर मार देते हैं। एंड तभी आसमान में कुछ फ्लेयर्स चमकने लगती हैं, जिससे आसमान में धमाके होने लगते हैं एंड आसमान से बारिश की तरह आग निकलने लगती है। नाओफोमी अपनी शील्ड का इस्तेमाल करके एक शील्ड कवर बनाकर रेफ्टालिया को भी उसी में ले लेता है, जिससे वो दोनों जलने से बच जाते हैं। जिसके थोड़ी ही देर के बाद वो फायर बंद हो जाती है। तभी हमें कुछ नाइट्स आते हुए देखते हैं जो कि ये बात कर रहे होते हैं कि उस फायर की वजह से सारे मॉन्स्टर्स मारे जा चुके होंगे। ये सुनकर रेफ्टालिया को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो उड़ती हुई अपनी स्वॉर्ड से उस नाइट की तरफ हमला कर देती है, मगर वो नाइट बड़ी ही आसानी से रेफ्टालिया की स्वॉर्ड को रोक लेता है। जिसके बाद रेफ्टालिया उस नाइट को धमकाने लगती है कि तुमने मेरे मर्द को मारने की कोशिश क्यों करी। एंड वो लोग ये बात कर ही रहे होते हैं, तभी कुछ मॉन्स्टर्स जिनमें से एक बहुत बड़ा दानव भी होता है, वो लोग उन नाइट्स के सामने आ जाते हैं एंड एक तो उस नाइट को खत्म करने ही वाला होता है कि तभी नाओफोमी अपनी शील्ड की हेल्प से उस नाइट की जान को बचा लेता है। तभी मौके का फायदा उठाकर रेफ्टालिया उस मॉन्स्टर की तरफ तेजी से बढ़ती है एंड उसके सिर को बीच में से काट देती है।